नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से। और इसमें हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की एक सीरीज चल रही है जो रोज रात 8 बजे आपको यहां से मिलती है। इसमें हम यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का मॉडल आंसर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह की सीरीज आपको अन्य यूट्यूब चैनल्स पर नहीं मिलेगी। सभी लोग बताएंगे आपको कि किस तरह से उत्तर लिखना है, लेकिन कोई पूरा उत्तर लिख करके आपको नहीं दिखाएगा। लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर पूरे उत्तर का मॉडल आंसर मिलेगा प्रश्न का, और उस पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ये वीडियो डेली देखेंगे, तो आपके अंदर जो है एक सबकॉन्शियस माइंड में एक फॉर्मेटिंग होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही उसके बाद आप प्रश्न देखा करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से एकदम से कोई उसका आंसर का फॉर्मेट बनेगा और उसे आप तुरंत लिखना शुरू कर देंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारी सभी वीडियो की ये देखनी होंगी, और ये वीडियो हमारे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पर, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम देखते हैं क्या है। आज का टॉपिक है हमारा ओशियन सैलिनिटी, यानी समुद्रीय लवणता। लवणता का अगर हम शाब्दिक सरल अर्थ में समझें तो खारापन, यानी समुद्र के जल में जो खारापन पाया जाता है उसके ऊपर ही यूपीएससी ने ज्योग्राफी का एक टॉपिक है उससे सवाल बनाया है। तो आप भी जानते होंगे कि इसके क्या कारण है, कैसे ये सागरीय लवणता बढ़ती है। ये एक बिल्कुल आपका साइंटिफिक भी कॉन्सेप्ट है कि लवणता क्या होती है, किस तरह से इसकी घनत्व मात्रा कैसे बढ़ेगी, कैसे ये कम होगी। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि आज का हमारा प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वह है कि महासागरीय लवणता में भिन्नताओं के कारण बताइए कि अलग अलग महासागरों में अलग अलग तरह की भिन्नता पाई जाती है, डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। किसी महासागर में जो है 50 पीपीटी है तो कहीं उससे कई अधिक पाई जाती है, तो कहीं पर उससे बहुत कम पाई जाती है। तो ये जो लवणता यानी खारापन है, यह सब महासागरों में एक सा क्यों नहीं है। पहला प्रश्न यही यहाँ पर हमारा बन जाता है कि महासागरीय लवणता में भिन्नताओं के कारण बताइए। यहीं पर इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है कि इसके बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। जो इसके प्रभाव पड़ते हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें देखना होगा। आइए एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि अकाउंट फॉर वेरिएशंस इन ओशियनिक सैलिनिटी एंड डिस्कस द इट्स मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट। तो इसके मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट को हम यहाँ पर देखेंगे, और ये प्रश्न जो है यूपीएससी 2017 में पूछा गया है और 250 शब्दों में हमें इसे लिखना है, और यह 15 अंक का है। तो आपको क्या है कि इसी तरह के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यूपीएससी ने डायरेक्ट ये प्रश्न पूछे हैं, तो यहाँ से इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। कहीं ये अपने बनाए हुए संभावित प्रश्न नहीं है। और दूसरा ये है कि आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंस का पता कहाँ से चलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और सिलेबस से। तो अपने सिलेबस को डेली पढ़िए 10 मिनट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एनालिसिस करते रहिए, वहीं से आपको सही राह का पता चलने वाला है। तो आइए हम आगे डिस्कस करते हैं इसके भूमिका को, और भूमिका डिस्कस करने के बाद हम फिर इसके मुख्य भाग को देखेंगे कि महासागरीय लवणता क्या है। सबसे पहले हम इसी को डिफाइन करेंगे। हमें क्या है, इन सब टर्मों का जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इनकी हमें अगर परिभाषा याद है तो ये इसका हम किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से कर सकते हैं। तो देखिए कि महासागरीय जल के प्रति किलोग्राम में उपस्थित लवण की मात्रा होती है। अलग अलग स्थानों पर लवणता में भिन्नता पाई जाती है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। तो हमने क्या बताया सबसे पहले कि महासागरीय लवणता क्या होती है, प्रति किलोग्राम में पाई जाने वाली जल में उपस्थित लवण की मात्रा को ही महासागरीय लवणता कहते हैं। और इसके विभिन्नता पाई जाती है जिसके निम्नलिखित कारण है। आइए हम इसके मुख्य भाग की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या इसके मुख्य कारण है। स्वच्छ जल आपूर्ति, पहला हेडिंग है हमारा स्वच्छ जल आपूर्ति। स्वच्छ जल की आपूर्ति कहाँ से होती है, ग्लेशियर
जहां बर्फ जमे हुए हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, ये ग्लेशियर हैं। इन ग्लेशियरों से सबसे शुद्ध जल निकलता है और वह शुद्ध जल धीरे 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 कहां पहुंचता है? बंगाल की खाड़ी तक। और ये देखिए, ग्लेशियरों की बर्फ से पिघलने से समुद्रों में स्वच्छ जल की मात्रा बढ़ जाती है। जहां स्वच्छ जल की आपूर्ति लगातार होती रहती है, वहां लवणता कम पाई जाती है। तो देखिए, आपको यहां पता चल गया। और ये देखिए, जहां स्वच्छ जल होगा वहां लवणता कम पाई जाएगी। दूसरा हम देखते हैं बाष्पीकरण। जब जल का बाष्पीकरण होगा, क्यों होगा बाष्पीकरण? जब दिन में सूर्य का ताप अधिक होगा तो हमारे समुद्रों का जल क्या होगा? बाष्पित होकर के ऊपर बादल बनेगा और फिर कुछ जब उसकी सघनता बढ़ जाएगी तो वह वापिस बरसेगा बारिश के रूप में, और वह भी शुद्ध जल होता है। आइए हम आगे देखेंगे कि जिन समुद्री क्षेत्रों में बाष्पीकरण अधिक होता है वहां लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाएगी? जो उसके अंदर हमारे जो पदार्थ गए समुद्र के अंदर, वह तो वहीं स्थित है, लेकिन जो उसके अंदर शुद्ध जल गया था वह बाष्पित होकर के ऊपर चला गया। तो इससे क्या होगा कि उसकी लवणता अधिक हो जाएगी। और उष्ण मरुस्थलों के पास स्थित महासागरीय क्षेत्रों में लवणता अधिक होती है। तीसरा इसका देखते हैं महासागरीय धाराएं। इसका प्रमुख एक तीसरा कारण है महासागरीय धाराएं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली धाराएं हैं। ध्रुव क्या होते हैं? ये अगर पृथ्वी है तो ये एक ध्रुव है और एक ये ध्रुव है। ये कौन सा है? नॉर्थ और ये साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव पाए जाते हैं। और इनकी तरफ, जैसे ये भूमध्य रेखा है, इससे इधर चलने वाली और इससे इधर चलने वाली, दोनों तरफ ध्रुवों की ओर चलने वाली धाराएं अपने साथ अधिक लवणता वाला जल लेकर जाती हैं। क्यों जाएंगी? क्योंकि यहां पर जो सूर्य है, ये सूर्य का प्रकाश जो है सबसे ज्यादा कहां पड़ने वाला है? ये पड़ने वाला है भूमध्य रेखा पर। तो इस तरह के डायग्राम अगर हम अपने इस आंसर के साथ भी बनाएंगे तो हमारा जो है आधा नंबर औरों से ज्यादा मिलेगा। और आधे नंबर की वैल्यू आपको जब पता चलेगी जब आधे नंबर से या तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा या आधे नंबर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगा आपको आधे नंबर का? कि जब आधा नंबर आपका इस पेपर के इस सवाल में बढ़ेगा, इसी तरह के 20 सवाल इसके अंदर हैं, तो आपके पूरे पेपर में कितने नंबर बढ़ेंगे? 10 नंबर। और पूरे एग्जाम में कितने पेपर हैं? ऐसे 7 पेपर हैं, और 7 पेपर में जब 10-10 नंबर बढ़ेंगे तो आपके 70 नंबर बढ़ चुके होंगे। तो इस तरह से हम अगर सोचेंगे तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कंपाउंड इफेक्ट, कि छोटी छोटी चीजों से ही हम किसी बड़ी चीज का निर्माण करते हैं। तो हमें ये सब चीज समझनी होगी, कहां पर हमें कौन सा डायग्राम देना है, कहां हम कोई वैल्यू एडिशन कर दे जिससे कि हमारा आधा या 1 नंबर बढ़ जाए। बस इतना ही हमें औरों से ज्यादा करना है, क्योंकि सभी वही बुक पढ़ रहे हैं। अगर उन्हीं बुक को पढ़कर सबका सिलेक्शन होता तो सब सिलेक्ट हो जाते, लेकिन औरों से ज्यादा अगर आगे निकलना है, अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो आपको उनसे थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होगी, अपना क्रिएटिव माइंड लगाना होगा। आगे देखते हैं, क्या अपने साथ अधिक लवणता वाला जल लेकर आती हैं और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली महासागरीय धाराएं, और जो ये ध्रुवों से यहां से इसकी ओर प्रवाहित होंगी भूमध्य रेखा की ओर, वो क्या करेंगी? अपनी साथ कम लवणता लाएंगी, कम लवणता वाला जल लेकर प्रवाहित होती हैं। और भारी वर्षा वाला क्षेत्र होने के कारण भूमध्य रेखा के निकट अमेजन व जायरे जैसी नदियां समुद्र में स्वच्छ जल गिराती हैं। यहां पर वर्षा भी अधिक होती है और यहां पर तापमान भी अधिक रहता है। तो यहां पर एक आप देखेंगे ब्राजील के अंदर एक नदी पाई जाती है, अमेजन नदी। उसी के नाम पर यहां के जंगलों का नाम भी पड़ा हुआ है, अमेजन फॉरेस्ट। और यहां अगर आप देखेंगे, यहां पाया जाएगा आपका अफ्रीका के अंदर एक नदी पाई जाती है, जायरे। तो ये क्या करती हैं? ये नदियां अपना स्वच्छ जल समुद्र में गिराती हैं। साथ ही अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र होने के कारण, यानी ह्यूमिडिटी यहां पर अधिक होती है, जिसके कारण यहां बाष्पीकरण कम होगा, अतः यहां लवणता कम होगी।
क्योंकि एक तो नदी का जल वहां गिरेगा, दूसरा वहां से बाष्पीकरण कम होगा क्योंकि ह्यूमिडिटी अधिक है, और इसी वजह से क्या होगा, यहां लवणता की मात्रा कम होगी क्योंकि यहां स्वच्छ जल की अधिकता है और यहां से बाष्पीकरण भी कम हो रहा है। तो आप समझिए यहां 2-3 टेक्निकल पॉइंट अगर आपकी समझ में आ गए, बाष्पीकरण, स्वच्छ जल और महासागरीय धाराएं, तो ये 3 मेन कारण हो जाएंगे आपके लवणता के घटने और बढ़ने के। इन्हीं 3 कारणों के 4 कारणों की वजह से आपके जो है भिन्नता पाई जाएगी, आपकी अलग अलग महासागरों में अलग अलग लवणता पाई जाएगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसके। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट 2 की ओर बढ़ रहे हैं कि क्या इसके बहुआयामी प्रभाव हो सकते हैं। महासागरीय लवणता के बहुआयामी प्रभाव निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। महासागरीय लवणता जल के संगठन तथा उसके घनत्व को परिवर्तित करती है। घनत्व क्या होता है? घनत्व को अगर हम समझना चाहें तो आप शहद के उदाहरण से समझ सकते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा घनत्वता होगी वह उतना ही गाढ़ा होगा, और जितनी कम घनत्वता होगी उतना ही वह पतला होगा। जैसे कि पानी और शहद में अगर हम पूछें आपसे किसकी घनत्व ज्यादा होगी, तो शहद का घनत्व ज्यादा होगा और पानी का घनत्व कम होगा। आइए हम देखते हैं कि घनत्व को परिवर्तित कर उसके संचरण को प्रभावित करती है। क्योंकि जैसे नमक घोल देंगे हम शुद्ध जल में, जब नमक घोलेंगे तो उसकी लवणता क्या होगी, उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में जलवायवीय परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। आगे देखते हैं कि महासागरीय जल धाराएं घनत्व में भिन्नता होने के कारण प्रवाहित होती हैं। जल घनत्व में परिवर्तन इनके प्रभाव को प्रभावित करेगा। जो हमारी जल धाराएं हैं क्या है, वो भी इसी कारण से प्रवाहित होती हैं। किसकी? इसके घनत्व में भिन्नता होने के कारण। और आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी से होने वाले कुल बाष्पीकरण का लगभग 86% पृथ्वी को प्राप्त होने वाली वर्षा का कुल 78% भाग समुद्रों से संबंधित है, और अतः महासागरीय लवणता के माध्यम से जल चक्र पर भी निगरानी संभव है, जो जल चक्र है। और आगे देखते हैं कि मछलियों व कुछ अन्य जलीय जीवों तथा प्लैंकटन लवणता की ही एक विशेष रेंज में ही अपना अस्तित्व बनाए रख पाते हैं। सीमा से अधिक लवणता क्षेत्र विशेष में जैव विविधता को प्रभावित करती है। अगर लवणता अधिक हो जाती है तो जो समुद्री क्षेत्र में प्लैंकटन पाए जाते हैं, जिनको मछलियां खाती हैं, और जिन क्षेत्रों में प्लैंकटन होते हैं वहां पर मछलियों की अधिकता पाई जाती है। और अगर वहां की लवणता अधिक हो जाती है एक सीमा से, तो वहां पर क्या होगा, आपको ये प्रभाव देखने को मिलेगा कि मछलियां भी मरने लगेंगी, प्लैंकटन भी अपनी जीवन की जो क्षमता है वो पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें एक सीमा तक ही लवणता को बनाए रखना होता है। तो इस तरह से आपने देखा, ये हमारा पूरा प्रश्न हुआ। इसके 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट हमने आपसे डिस्कस किए। और ये क्या था, थोड़ा ज्योग्राफी का साइंटिफिक क्वेश्चन था। इसमें आपको बाष्पीकरण का पता होना चाहिए था, आपको महासागरीय जलधाराओं का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए था, और हम इसमें एक डायग्राम का भी यूज कर सकते थे। ध्रुवों की ओर जाती हुई भूमध्य रेखा से जलधाराएं दर्शा सकते थे। तो इस तरह से हमें अपने क्या करने हैं, आंसर राइटिंग को मजबूत करना है। और हम आशा करते हैं कि आपको इस आंसर राइटिंग सीरीज से काफी लाभ हो रहा होगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यह हमारा दावा है कि आपका जो उत्तर लेखन शैली है वो दिन प्रतिदिन अच्छा होता रहेगा। और अगर आप हमें भी लिख करके भेजना चाहें तो हमें भी भेज सकते हैं, हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल से ही। और इसके अलावा आपको अगर कोई विशेष टॉपिक पे चाहिए कि आंसर कैसे लिखें, क्या करना है, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।